कहते हैं किस्मत से आप एक अच्छे घर में पैदा हो सकते हैं, किस्मत से आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन दुनिया की एक ऐसी चीज़ है जो आप किस्मत से नहीं कमा सकते। वो है करेज, साहस यानी हिम्मत। यह हर एक इंसान के अंदर होती है, जो इसे ढूंढनी पड़ती है। और ये कहानी भी वैसी है। ये कहानी है रैबिट ट्रू फिंच। ये कहानी शुरू होती है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के गांव जिंगलोंग से, और वक्त होता है सन 1931 का। इस गांव में आदिवासी लोग रहते हैं। पिछले 100 साल से गोरे लोग इन आदिवासी लोगों को अपनी जमीन बढ़ाने से रोक रहे हैं, और अब यहाँ पर एक कानून बना है। कानून के हिसाब से सब आदिवासी लोग के जीवन पर वाइट लोगों का अधिकार है। वाइट मतलब गोरे लोग। इन वाइट लोगों का एक गार्डियन बनाया जाता है जिसका नाम नील है। वह इन आदिवासियों की ज़िंदगी को इसी तरह से कंट्रोल कर सकता है। साथ ही साथ जो यहाँ हाफ कास्ट चाइल्ड होते हैं वो कभी भी किसी समस्या से उठा सकते हैं। हाफ कास्ट चाइल्ड उन्हें कहा जाता है जिनकी माँ आदिवासी और पिता गोरे। इस स्टोरी में एक ऐसी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मोली है, जिसकी महज उम्र मात्र 14 साल है। ये अपनी मॉम और नानी के साथ रहती क्योंकि इसके डैड इनके साथ नहीं रहते, क्योंकि इनके पिता फिंच बनाने का काम करते हैं। दरअसल इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में 1000 मील लंबी फिंच बनाई जा रही है। फिंच यानी तारों की दीवार, ताकि इस एरिया से जो खरगोश या और जानवर आते हैं वो वेस्ट की तरफ ना आ सके, क्योंकि वे सब के सब फसलों को खराब कर देते हैं। अब मोली के कबीले में दिखाया जाता है कि उन्हें 2 पुलिस वाले देख रहे हैं। मोली के साथ उसकी एक छोटी बहन भी होती है जिसकी उम्र मात्र 8 साल है। उसका नाम डेजी होता है। मोली की एक कज़न भी है जो मात्र 10 साल की है। उसका नाम ग्रेजी है। ये तीनों के तीनों हाफ कास्ट चाइल्ड है, यानी इनके पिता गोरे हैं। वे 2 ऑफिसर इनको देखकर चले जाते हैं। ये बात जब नीवेल को पता चलती है कि जिंगलोंग के गांव में 3 हाफ कास्ट चाइल्ड लड़कियां हैं। अब कुछ वह बड़ी हो चुकी है। वह कागजों पर साइन करके उन लड़कियों को उठाने का हुक्म देता है और तीनों बच्चियों को वहां से उठा लेती है। हालांकि उसकी माँ और उसकी नानी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सरकारी लोगों के आगे उनका कोई बस नहीं चलता। वे इन तीनों बच्चियों को जानवरों की तरह ट्रेन में एक पिंजरे में बंद करके गांव से कई मील दूर लेके जाते हैं। इस जगह का नाम पर्थ होता है। यहाँ पर मिशनरी काम करती है, जहाँ पर वाइट हाफ कास्ट चाइल्ड को घर का काम, खेतों का काम सिखाते हैं, ताकि वे वाइट लोगों के घर पर काम कर सके और आगे जाकर वाइट लोगों के साथ शादी कर ले। गार्डियन नीवेल का मानना होता है कि 3 जनरेशन के बाद हाफ कास्ट चाइल्ड का जो ब्लड होता है और जो उनकी सेल्स होती है वह पूरी तरह से बदल जाती है। उनके बच्चे पूरी तरह से वाइट बच्चों में कन्वर्ट हो जाते हैं। आदिवासियों के बच्चे जिनके पिता वाइट होते हैं उन बच्चों को वहाँ से छीन कर यहाँ ले आते हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बच्चों के दिल में, इनके परिवार वालों के दिल में क्या गुजरती है। अब यहाँ कैंप में पहुँचने के बाद मिस्टर नीवेल मोली की बॉडी का स्किन कलर चेक करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि उसकी बॉडी में, उसकी स्किन में कोई चेंज आया है कि नहीं। उसकी बॉडी में कोई चेंज नहीं होता। दरअसल यहाँ जिन बच्चों की बॉडी में कोई चेंज नहीं होता उन बच्चों को यह काम नहीं सिखाया जाता। उन्हें नॉर्मल बच्चों की तरह नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया जाता है, ताकि आगे जाकर वे उनकी कम्युनिटी में शामिल हो जाए। मोली और उसकी बहन को इन सब तौर तरीकों में डलना है। उन्हें ये सब सिखाया जा रहा होता है। एक दिन एक आदमी आता है। वो घोड़े पर बैठा है, जिसे यहाँ पर ट्रैगर कहा जाता है। वो एक लड़की को अपने साथ लेकर आता है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए भाग गई थी। दरअसल ट्रैगर का काम होता है जो बच्चा यहाँ से भाग जाए उसे पकड़ कर लाना। इस बच्चे को लाकर एक छोटे से कमरे में लाया जाता और बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई की जाती। मोली और उसकी छोटी बहन ये सब कुछ देख रही है। कुछ दिन यहाँ तय करने के बाद मोली सोचती है कि वह अपनी बहनों के साथ यहाँ से भाग जाए, क्योंकि उसका दिल यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगता। साथ ही साथ उसे अपनी माँ की याद आ रही है। सुबह जब सभी बच्चे प्रे के लिए चर्च में जाते हैं तब मोली और मोली की बहनें कैंप से भाग जाती है, लेकिन इसे नहीं पता कि उसके घर का रास्ता कहाँ है, पर वह किसी भी कीमत पर घर पहुँचना चाहती है। उनका घर यहाँ से हज़ारों किलोमीटर मील दूर है। दिन भर कैंप में किसी को पता नहीं चलता कि मोली और उसकी बहन कहाँ पर है। जब रात को नन अटेंडेंस लेने आती है
तब उसे पता चलता है कि मोली को और उसकी दोनों बहनों को किसी ने नहीं देखा और ये बात ट्रैगर को बताई जाती है। ट्रैगर बच्चों को ढूंढने में बहुत शार्प होता है। वह बच्चों के पैरों के निशान से पता लगा लेता है कि बच्चे किस दिशा में गए होंगे। पैरों के निशान से पता चल जाता है कि मोली और उसकी बहनें किस तरफ गई है और वह अपना घोड़ा लेकर उसका जंगल की तरफ पीछा करना शुरू कर देता है। मोली और उसकी बहन लगातार चल रही होती है। वह किसी भी कीमत पर वह अपने घर पहुंचना चाहती है। इन्हें निकले हुए आज 2 दिन हो गए। ट्रैगर भी इनका पीछा कर रहा होता है। मोली को पता है कि ट्रैगर उनके पीछे है, इसलिए रास्ते में एक नदी आती है। वह अपनी बहन से बैग मांगती है और वो इस बैग को झाड़ के ऊपर रख देती है ताकि ट्रैगर को ये लगे कि वो इस तरफ गए हैं। मोली जानबूझकर पानी के रास्ते आगे बढ़ना शुरू कर देती है ताकि ट्रैगर को उनके पैरों के निशान ना मिले, लेकिन ट्रैगर भी बहुत शातिर होता है। वो इनकी चाल समझ जाता है। वो मोली और उसकी दोनों बहनों के पीछे जाना शुरू कर देता है। मोली और उसकी बहनों को पता चल जाता है कि ट्रैगर उनके आसपास है। वे तीनों की तीनों झाड़ियों में छुप जाती है, इसलिए ट्रैगर इन तीनों को नहीं देख पाता। ट्रैगर वहां से निकल जाता है। ये भी आगे का सफ़र तय करती है। ये तीनों की तीनों बहुत भूखी है। इन्हें 2 आदमी दिखाई देते हैं। वे इन्हीं की तरह आदिवासी होते हैं। उनके पास शिकार होता है। वे इन तीनों को देखकर समझ जाते हैं कि वे कैंप से भाग कर आई है। साथ ही साथ उसने ट्रैगर को नदी किनारे देखा है। वह उन्हें बताता है कि ट्रैगर बहुत शार्प है। आज तक जितने भी बच्चे कैंप से भागे हैं वो उनको पकड़ के कैंप में वापस ले गया। वो इनसे ये पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। मोली कहती है कि जिंगलोंग। वो कहता है जिंगलोंग यहाँ से कई किलोमीटर मील दूर है। इन्हें खाने के लिए मांस का टुकड़ा और साथ ही साथ माचिस भी देता है। ये तीनों कई दिनों के बाद खाना खाते हैं। मिस्टर निवेल को पता चलता है कि वह तीनों बच्ची कैंप से भाग गई है और ट्रैगर जो उनका पीछा कर रहा था, एक नदी के बाद उसे निशान मिलना बंद हो गए। ये बात मोली की माँ को भी पता चल जाती है कि उसकी तीनों बच्चियाँ कैंप से भाग गई है। इस बात से उसे बहुत खुशी होती है। वो चाहती है कि उसकी दोनों बेटियाँ और उसकी बहन की बेटी जल्द से जल्द घर पहुँच जाए। हालांकि यह सफ़र बहुत लंबा है। मोली रास्ते के कुछ अंडे चुरा रही होती है, तभी उसके घर की ओनर आ जाती है। वो सब कुछ देख रही है, लेकिन वह मोली को कुछ नहीं कहती। वह एक वाइट लेडी है। वह लेडी मोली और उसकी बहनों को कुछ कपड़े और खाना देती है और वो जब जा रही होती है तब वह लेडी कहती है यहाँ के लड़कों से बच के रहना। वह फिंस के पास रैबिट का शिकार करने जा रही है। यह बात सुनकर मोली कहती है रैबिट प्रूफ फिंस। वो कहती है हाँ। मोली पूछती है वो कहाँ पर है। वाइट लेडी इशारा करके कहती है कि वो ईस्ट की तरफ है। तीनों की तीनों बहनें फिंस की तरफ जाना शुरू कर देती है क्योंकि मोली जानती है कि फिंस के रास्ते जाएगी तो वह अपने गांव जिंगलोंग पहुंच जाएगी। जब वह फिंस के पास पहुंचती है तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसको पता होता है कि वह रास्ता उसके घर के पास जाता है जहाँ पर उनकी मोम उनका इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ निविल को पता चलता है कि इन 3 बच्चियों को फिंस के पास देखा गया था और वह समझ जाता है कि वह फिंस के जरिए आगे बढ़ रही है। वह फिंस के सारे अपना घर पहुंचना चाहती है। वो मैप को देखकर कलेक्ट करता है कि कुछ दिनों बाद फिंस के सारे वह तीनों बच्चियाँ टी पॉइंट पर पहुंच जाएगी। इसीलिए वह ट्रैगर को और एक अन्य व्यक्ति को वहां तैनात कर देता है ताकि जब ये बच्चियाँ वहां पर पहुंचे वो उनको पकड़कर वापस कैंप में ले आए। मोली की सबसे छोटी बहन चलते चलते थक जाती है और वह बैठ जाती है क्योंकि उसके पैर भी छिल चुके होते हैं, लेकिन मोली हार नहीं मानती। वो अपने कंधों पर बिठाकर आगे का सफ़र तय करती है। वो अपनी बहन को कहती है ये मत समझना कि घर तक मैं तुम्हें ऐसे लेकर जाऊंगी। कुछ देर बाद तुम्हें खुद चलना होगा। कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक गोरा व्यक्ति दिखाई देता है। वहाँ पर टेंट लगाकर बैठा होता है। ये एक अच्छा इंसान है। इन्हें कुछ खाने के लिए देता है और पूछता है कि तुम वेस्ट जा रही हो। मोली कहती है कि नहीं, हम नॉर्थ जा रही है। वो आदमी कहता है कि यह फिंस वेस्ट की तरफ जा रही है। मोली समझ जाती है कि वह गलत रास्ते पर जा रही है। मोली उस आदमी से पूछती है कि यहाँ 2 रैबिट प्रूफ फिंस है। वो आदमी उसे कहता है कि 2 रैबिट प्रूफ फिंस नहीं, यहाँ 3 है। वो कहता है कि अगर तुम नॉर्थ फिंस जा रही हो तो वो बहुत लंबा रास्ता है। वो उनको एक शॉर्टकट रास्ता बताता है। वो कहता है कि अगर तुम ऐसे जाओगी तो तुम्हें कम से कम 100 मील कम चलना होगा। उसी के बताए रास्ते पर वह तीनों की तीनों चल पड़ती है और कुछ दिन चलने के बाद रास्ते में एक घर दिखाई देता है जहाँ पर एक औरत कपड़े सुखा रही होती है। ये भी हाफ कास्ट
फर्स्ट ब्लड होती है। जिस तरह से मौली है, मौली को वो अपने पास बुलाती है। वो इन तीनों को देखकर पहचान जाती है क्योंकि उनकी खबर न्यूज़पेपर में छपी होती है। वह कहती है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँची वो करके। वो ये बात सुनकर वह बहुत हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मैं भी उस कैंप में थी पर भागने से डरती थी, कभी वहाँ से भाग नहीं पाई। वो कहती है कि कैंप यहाँ से 800 किलोमीटर मील दूर है, तुम यहाँ तक 800 किलोमीटर चल कर आई हो, इतना दूर आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। वो कहती है कि आज रात तक तुम मेरे साथ रुक सकती हो, कल सुबह यहाँ से निकल जाना। मौली इस बात के लिए मान जाती है। वो रात को इसके कमरे में सो रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक वाइट मैन आता है। दरअसल उसे नहीं पता होता कि यहाँ वे 3 बच्चे हैं। जब वह इन 3 बच्चों को देखता है तो देखकर वहाँ से चला जाता है। मौली यहाँ से अपनी बहनों के साथ यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन तभी यहाँ वो लेडी आ जाती है जिन्हें इन्हें यहाँ रखा है। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। मौली उसकी बात मान जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उनको गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। मौली समझ जाती है कि उन्हें पकड़ने के लिए वो लोग आ चुके हैं, इसीलिए घर के पीछे झाड़ियाँ होती है वहाँ छुप जाती है। साथ ही साथ अपने पैरों के निशान मिटा देती है। ट्रैगर और वो लोग आते हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन्हें नहीं देख पाते। वो कहते हैं कि कल सुबह हम उन्हें ट्रैक करेंगे। अगली सुबह ट्रैगर आता है। वो देखता है कि मौली ने पत्तों के सारे अपने पैर के निशान मिटाए थे, इसीलिए रात के समय उन्हें पैर के निशान नहीं दिखे। मौली और उसकी दोनों बहनें रात के समय यहाँ से निकल चुकी थी, इसीलिए ट्रैगर से वह बहुत दूर है। वो तीनों फिर से रैबिट प्रूफ फेंस के पास है और वो तीनों फेंस को फॉलो करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ निविल इन तीनों लड़कियों को भागने से पूरी तरह परेशान है। वो इंस्पेक्टर से कहता है कि इस बात को चारों तरफ फैला दो कि ग्रेसी की मोम उसका इंतजार वेलुना में कर रही है। ग्रेसी मौली की कज़न सिस्टर है जो उन्हीं के साथ है। ये तीनों लगातार आगे बढ़ते रहते, तभी इन्हें एक आदमी मिलता है जो इन्हें खाने के लिए कुछ देता है। वो ग्रेसी को कहता है कि तुम्हारी मोम तुम्हारा इंतजार वेलुना में कर रही है, तुम ट्रेन से वहां तक पहुंच सकती हो। मौली ये बात सुनकर वहां से खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। ग्रेसी मौली से कहती है कि क्या मान वो सच कह रहा हो, मेरी मोम मेरा इंतजार वेलुना में कर रही हो। मौली उसे समझाने की कोशिश करती है, वो आदमी झूठा है। ग्रेसी उसकी बात नहीं सुनती। मौली अपनी बहन को कंधे पर रखकर आगे की ओर निकल जाती है। ग्रेसी उस व्यक्ति के साथ वहीं रुक जाती है। मौली उसकी बहन के साथ आगे निकल गई थी। उसे एहसास होता है कि उसे ग्रेसी को अपने साथ लाना चाहिए और वो वापस आती है। वो चुप कर एक जगह से देखती है। ग्रेसी एक रेलवे स्टेशन पर बैठी है जहाँ से वो ट्रेन पकड़कर वेलुना जाएगी। मौली एक जगह छुपी होती है, वहाँ से वो सीटी मारकर ग्रेसी की तरफ इशारा करती है। ग्रेसी उनको देख लेती है। जब वह उनकी तरफ बढ़ती है तभी वहाँ निविल का एक आदमी आता है। उसके साथ वो आदमी भी होता है जो यह कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार वेलुना में कर रही है। दरअसल कुछ पैसों के लालच में उसने ऐसा कहा था। ग्रेसी को पकड़ लिया जाता है। मौली और उसकी बहन ग्रेसी को गाड़ी में जाते हुए देखती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वे बहुत छोटी होती है। मौली और उसकी छोटी बहन डेजी अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। बहन का इंतजार कर रहे थे। वो इक्कीस दिन का इंतजार के बाद भी वहाँ नहीं पहुँचे क्योंकि उन्होंने शॉर्टकट रास्ता अपना लिया था ताकि 100 मील का सफ़र अपनी जर्नी से कम कर सके। वहाँ पर गोरा आदमी होता है। वो ट्रैगर को कहता है कि तुम अपना सामान पैक कर लो, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मिस्टर निविल भी पूरी तरह से परेशान है। वो जिंगलोंग गाँव जहाँ मौली और उसकी बहन जा रही है, जहाँ उनका घर है, वहाँ के इंचार्ज को एक खत लिखता है कि इस महीने के आखिर तक मौली और उसकी बहन जिंगलोंग पहुंच जाएगी। उन्हें पकड़कर वापस कैंप में भेज दिया जाए। मौली और उसकी बहन पूरी तरह से थक चुकी है। वो भूखी और प्यासी है। इन्हें दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिखता क्योंकि अब गर्मियों का मौसम आ चुका होता है। झील तालाब सब सूख चुके होते हैं, लेकिन मौली सूखी हुई झील से किसी तरह खोदकर पानी निकालती है और अपनी बहन डेजी की प्यास बुझाती है। इनके अंदर कितना ही क्रेज क्यों न हो, पानी पीकर आगे का सफ़र तय नहीं कर सकती। कुछ ही दूर चलने के बाद मौली, जिसने अपनी बहन डेजी को कंधे पर उठा रखा था, वह बेहोश होकर ज़मीन पर पड़ जाती है। वो कई घंटों तक उसी तरह ज़मीन पर बेहोश पड़ी होती है। उसकी बहन डेजी भी बेहोश होती है। सुबह उसे एक चील की आवाज़ सुनाई देती है और खड़े होकर वो उस चील को देखना शुरू कर देती है। उसकी मोम ने उसे बताया था कि वो आत्माओं
का पक्षी है, ये हमेशा तुम्हारी देखभाल करेगा। उस पक्षी को देखने के बाद मोली को हिम्मत आती है और वो नॉर्थ फिंच तक पहुंच चुकी होती है, जो उसे कुछ ही दूरी पर है। वो अपनी बहन डेजी को गोद में उठाती है, अब नॉर्थ फिंच की तरफ बढ़ना शुरू करती है, जो उसके गांव जिंगलोंग तक जाती है। लेकिन इन दोनों बच्चियों को नहीं पता कि नीविल का आदमी इनका इंतजार जिंगलोंग में कर रहा है। जब मोली अपने गांव जिंगलोंग में पहुंचने वाली होती है, उस व्यक्ति को आभास हो जाता है कि वे आने वाली है। वे उन्हें ढूंढने के लिए जंगलों में बढ़ता है। वहां पर मोली की माँ और नानी भी होती है। मोली की माँ के हाथ में लकड़ी होती है जो आगे से बहुत शार्प है, जिसे ये शिकार करते हैं। ये उस लकड़ी को लेकर उस ऑफिसर की तरफ बढ़ती है। हालांकि उसके पास गन होती है, लेकिन फिर भी वह डर जाता है और वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद वह देखती है कि मोली और उसकी छोटी बेटी डेजी पहुंच चुकी है। वो उनको देखकर बहुत खुश होती है। वो अपनी बच्चों को गले लगा लेती है। मोली कहती है कि हम अंग्रेजी को नहीं बचा सके, वो उसको पकड़ कर ले गए। इसके बाद मोली की माँ और उसकी नानी वापस जिंगलोंग गाँव नहीं लौटते, क्योंकि इनको पता है अगर ये लौटे तो नीविल के आदमी वापस इन्हें पकड़कर कैंप में ले जाएंगे। इसीलिए अपनी दोनों बच्चियों को लेकर बियड में चले जाते हैं, ताकि नीविल और उसके आदमी उनके पास ना पहुंच सके। दूसरी तरफ नीविल को दिखाया जाता है कि वो अपने आदमी से कहता है कि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम दोबारा डेजी और मोली को ढूंढ सके, इसलिए हम इस केस को यहीं पर खत्म करते हैं।